ये भी हमने देखा था और उसके बाद जो है वो कुछ हमने कॉलम्स देखे थे, देन रोज़ देखी थी। सेल की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसको देखा था। कुछ फंक्शंस थे, कुछ शीट टैब्स थे, मतलब ओवरऑल एक अच्छा खासा जो व्यू था एमएस एक्सेल का, वो हमने उसको देखा था। और उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो है वो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेजता हूँ और फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया, चेक कर लीजिएगा जिसने नहीं चेक किया अभी तक। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपके तकरीबन 30 क्वेश्चन तक 31 तक आपके क्वेश्चन जो है ना उसमें सॉल्व है। तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी आज जो है उससे ऑनवर्ड चलते हैं। स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको चेक करें ज़रा। जी, चेक करें ज़रा, विज़िबल है आप सबको? जी, विज़िबल है, चेक करें ज़रा। जी सर, विजिबल है। चलें। अच्छा जी, अब आप लोग सबसे पहले जिन्होंने मैट्रिक में पढ़ी थी, बल्कि सबने पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स, उसमें एक हमारा चैप्टर होता था जिसको हम कहते थे मैट्रिसेस और उर्दू वाले उसको कहते थे कॉलम। यहाँ पे लिखता हूँ। उर्दू वालों के लिए एक चैप्टर होता था 9th में कॉलम और इंग्लिश वालों के लिए एक चैप्टर होता था जिसका नाम था मैट्रिसेस। ठीक है? अब उसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता था जिसको हम कहते थे ट्रांसपोज़। याद है किसी को ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स? जी सर। ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स उसमें क्या होता था? रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है वो एमएस एक्सेल में इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को जिस तरह आप मैथमेटिक्स में 9th क्लास में मैट्रिसेस के चैप्टर में करते थे, ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, उस उसी तरह आपका एमएस एक्सेल में अगर आपने कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है या रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज़। ठीक है? अब देखिए, अच्छा ट्रांसपोज़ करने के लिए मतलब कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो कॉलम या वो रो सिलेक्ट होनी चाहिए। सिलेक्शन के बगैर तो कोई काम नहीं होता है एमएस एक्सेल में भी और एमएस वर्ड में भी और इवन पावर पॉइंट में भी ऐसे ही है। जब तक आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करके उसके ऊपर जो फंक्शन परफ़ॉर्म करना है आप नहीं करते, तब तक आपका वो फंक्शन परफ़ॉर्म नहीं हो सकता, पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें देखिए पहले सिलेक्शन नहीं है इसमें भी। सिलेक्शन नहीं है, इसमें भी सिलेक्ट नहीं किए, इसमें भी सिलेक्ट नहीं किए। पहली बात तो ये है कि इसी से अंदाज़ा आपको हो जाता है कि जो है ना वो पहले सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जो है ना वो पे स्पेशल में जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये जो है ना कॉलम इसको रो में कन्वर्ट करना था, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जाएँ पे स्पेशल में जाने के बाद बल्कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखें कुछ ना कुछ। ये टेक्स्ट लिखा और उसके बाद इसको पकड़ें और इसमें पे स्पेशल में जाएँ। पे स्पेशल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स नज़र आ जाएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा। ये आना चाहिए आपका। यहाँ पे यार एक ऑप्शन होती है, मेरा ख़्याल चेंज तो नहीं कर दिया इन्होंने। राइट क्लिक करके आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट द सेल पॉइंटर ऑन द न्यू सेल एंड चूज़ पे स्पेशल मार्क ट्रांसपोज़, ये वही है बिल्कुल, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद इस ऑफ़िस में इन्होंने कुछ चेंज ना कर दिया। तो देख लेते हैं अगेन। पे स्पेशल में जाएँ, पे स्पेशल में जाने के बाद ये वही बात करी जा रहा है बार-बार, वेट कीजिएगा ज़रा इसको। सर बहुत सारे वर्जन चेंज हुए हैं तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी जी, है। मेरा ख़्याल अगर है आप वर्ड चेंजिंग पे भी इसमें आ जाते हैं, चुकी फिर पे भी जाते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जो यहाँ पे हमें पढ़ाया जा रहा है ये 2003 का वर्जन भी है, 16 का भी है, अब तो मेरा ख्याल है 19 आ चुका है। 19 आ चुका 21 आ चुका है बल्कि। अच्छा इसमें फिर ये ऐसे ही था, आप अगर प्रीवियस वर्ज़न में जाएँ, फिर मेरा ख़्याल है प्रीवियस वर्ज़न का ये कॉन्सेप्ट है।
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पे स्पेशल के ऊपर। पे स्पेशल के बाद जो है ना वो आपका आ जाएगा जी, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। उसमें एक ऑप्शन आपकी जो होती है वो ट्रांसपोज की होती है। अगेन इसको जरा मैं सर इस पे रट्टा ही लगेगा मेरा ख्याल है। मैं आपको दिखाता हूँ, मे बी चाली पड़े कहीं पे। फॉर्मेट में देख लेते हैं। फॉर्मेट मेरा नहीं ख्याल कि होगा। चलें, जैसे मेरे सामने आया तो मैं आपको जो है ना वो अगेन इसको मेंशन कर दूंगा। सो अगर उसको देखें तो वैसे उसने बात तो वही की है पुराने वर्जन वाली, कि आप जो है ना वो जाएं पे स्पेशल में। पे स्पेशल में जाने के बाद आप किसके ऊपर क्लिक करें, ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ओके कर दें। आपकी रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम जो है वो आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। आगे चलते हैं 33 पे। अब देखिए कंट्रोल डी। मुझे बताइए एमएस वर्ड में कंट्रोल डी का क्या मतलब था? सर डायलॉग बॉक्स फोन साइज को ओपन करते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये एक उसका था जी आपका एमएस वर्ड में, ठीक है। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे मामला डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा यहाँ पे ज़रा, मैंने ऊपर लिखा है, मैं इसको ज़ूम करता हूँ। जी, ऊपर लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अली लिख देता हूँ, यहाँ पे अली लिख दिया। अब मैं नीचे भी वही लिखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलम में, इस सेल में जो हमारा H8 है, इसमें मैं लिखना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ना वो यहाँ पे भी अली लिखा जाए, बजाय इसके कि मैं हैंड से इसको टाइप करूँ, तो मैं एग्ज़ैक्टली वैसे लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल डी करूँगा। देखिएगा ज़रा, कंट्रोल डी, इससे नीचे भी मैं करना चाह रहा हूँ कंट्रोल डी, इससे नीचे मैं करना चाह रहा हूँ कंट्रोल डी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑटो फिल। कंट्रोल डी जो है वो ऑटो फिल करता है, आपकी जो भी वैल्यू ऊपर वाले सेल में होती है, सेम टू सेम जो है ना वो आपकी वैल्यू नीचे वाले सेल में कर देता है। तो इसमें यह है फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल टू द राइट। नो सॉरी, ये आपका नहीं बनेगा कंट्रोल डी का। फिल डाउन इन द सिलेक्शन, जो नीचे वाला होता है आपका, उसको जो है वो फिल कर देता है कि इस वैल्यू के साथ जो ऊपर वाले सेल में वैल्यू होती है, यानी कि ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे कॉपी कर देता है। सो सी ऑप्शन आपकी यहाँ पे ठीक है। कंट्रोल आर बताइए, एमएस वर्ड में कंट्रोल आर क्या करता था? राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट, ठीक है जी, राइट राइट आइडेंट। राइट अलाइनमेंट, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, लेकिन ये है कि आपको सेल को थोड़ा-सा सिलेक्ट करना पड़ता है। आप देखिए ना, सेल में जाते हैं तो किस साइड की तरफ अलाइनमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी? इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ्ट की तरफ है। अब आप इसको जो है ना वो राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, तो मैंने इसको राइट कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये अपनी अलाइनमेंट जो फुल इसकी लेंथ थी उसमें चला गया ये। कंट्रोल एल करेंगे तो वापस आ जाएगा। 1 मिनट। अच्छा जी, उसके बाद आइए ज़रा, मेरा ख़्याल है कि वो पे स्पेशल वाली बात जो है ना वो होनी चाहिए थी। इसको अगेन कॉपी करके यहाँ पे देख लेते हैं। मैं वैसे हैरान हूँ कि कैसे नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो पा रहा। जी देखें यहाँ पे। अब देखें पे स्पेशल, ये पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए पे स्पेशल में सबसे पहले तो ऑपरेशंस कौन-कौन से परफ़ॉर्म किए जा सकते हैं। पहले आप पेस्ट क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए, आप पेस्ट फ़ॉर्मूला कर सकते हैं, वैल्यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, कमेंट्स, वैलिडेशन और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आपसे पूछने हैं मैंने आगे जाके। और दूसरे देखिए इसमें ऑपरेशन कौन-कौन से परफ़ॉर्म हो सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन जो है ना वो आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड और उसके बाद जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये सारे ऑपरेशन आपके यहाँ पे परफ़ॉर्म किए जा सकते हैं। नीचे देखिएगा यहाँ पे है आपका ट्रांसपोज़, ये वाला ट्रांसपोज़, ठीक है? सो यहाँ पे ट्रांसपोज़ भी किया जा सकता है, स्किप ब्लैंक्स भी किया जा, सो ये पेस्ट डायलॉग बॉक्स जो है, ये आपने याद रखना आहिस्ता-आहिस्ता, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। अभी आप पता नहीं कैसे किया है, पहले तो इसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अब आप पे स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके तो आपका डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है? सो ये है जी आपका ट्रांसपोज़। आगे चलते हैं, कंट्रोल आर हो गया जी आपका, राइट अलाइन कर देगा एक्टिव सेल को, तो ये आपकी सी ऑप्शन ठीक है। आगे चलें, द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव व्हेन। अच्छा, इसमें जो है ना वो आजकल की जो कमांड है ना, आजकल का मेन्यू मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आजकल के ऑफिस में ये एडिट मेन्यू आता ही नहीं है। वहाँ पे आपको फाइल मेन्यू मिल जाएगा, वहाँ पे आपको होम मेन्यू मिल जाएगा, इंसर्ट मिल जाएगा, व्यू मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा, फार्मूलाज मिल जाएंगे, लेकिन एडिट मेन्यू आपको नज़र नहीं आएगा। तो फिलहाल इसको जो है ना वो आपको रट्टे लगाना पड़ना है कि उसने लिखा है फिल अक्रॉस शीट, मैंने इसको याद रखा हुआ था अक्रॉस से। अक्रॉस मीन मल्टीपल जो शीट्स हैं
उनके दरमियान जब आपने डाटा फिल करना है तो उसके लिए देखिए मैनी शीट्स, यहाँ पे इसके साथ मैंने इसको एसोसिएट किया हुआ था मैनी शीट्स। आप इसके निमोनिक्स जो है ना वो इस तरह के बना सकते हैं ताकि आपको जो है ना वो वहाँ पे याद रहे। अच्छा आगे चलते हैं ज़रा, मुझे ज़रा अलाउ करने दें। अच्छा जी, उसमें देखिएगा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। अब फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स जो है वो ये होता है, जैसे मैं आपके सामने एक रख देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जी WAS वॉस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नीचे कॉलम में सारे के सारा वॉस आ जाए, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ या इसको मैं खींच के लेके जाता हूँ, देखिएगा सारे का सारा वॉस आ गया। इसको हम कहते हैं ऑटोफिल। ठीक है, फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स या ऑटोफिल। अब इसमें एक और भी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब 1 लिखेंगे तो मैं इसको जो है ना कॉपी भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको लेके जाऊँगा, सारे का सारा 1 आ गया। लेकिन अब आगे आगे देखिए 1 लिखा है और उसके बाद मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, कंट्रोल को प्रेस करने के बाद अब मैं इसको खींचता हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक हमारी गिनती जो है वो आ गई। ये सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ये ऑटोफिल का डायलॉग बॉक्स या ऑटोफिल का एक फंक्शन है जो एमएस वर्ड होता है, सॉरी एमएस एक्सेल में, जो ये सारी चीजें परफॉर्म करता है। वो सब कुछ कर सकता है सिवाय टाइम को। अगर आप टाइम लिख दें यहाँ पे तो टाइम को आगे मूव नहीं कर, जैसे ये 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो टाइम मूव नहीं करेगा। आप 9 ओ क्लॉक लिख दें तो 9 9 ही रहेगा, आप वो आगे नहीं जा पाएगा। तो यही उसने पूछा है आपसे कि बताइए इसमें से कौन सा जो है वो नॉट वैलिड है फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड। तो नॉट वैलिड जो है वो टाइम है। यहाँ पे टाइम ऑटोफिल नहीं कर सकता, बाकी सारे काम जो है ना ये ऑटोफिल हो सकते हैं। आगे चलिए, अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये स्पेशल डायलॉग बॉक्स हमने देख लिया हुआ है। अब मुझे बताइए उसमें से कौन-कौन सी चीज़ें आपने देखी थी? कौन-कौन सी चीज़ें उसमें मौजूद थी? वैलिडेशन था उसमें, जी सर। फॉर्मेट्स भी थे, फॉर्मूलाज़ भी थे, तो ऑल ऑफ दीज़ जी। थे। ठीक है? नीचे आइए ज़रा 38 के ऊपर, पे स्पेशल अलाउ सम ऑपरेशन व्हाइल यू पेस्ट टू न्यू सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ वैलिड? मुझे बताइए वहाँ पे आपने स्क्वायर या परसेंटेज देखा था? जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए थे? सर बेसिक फार्मूलाज थे ना, बेसिक उसमें मल्टीप्लाई, सारे फॉर्मूला थे, तो सब्ट्रैक्शन। बेसिक बेसिक फार्मूला में आपका डिवाइड परसेंटेज आ नहीं गया। होगा, परसेंटेज। जी, उसमें ऐड था जी आपका, उसमें सब्ट्रैक्शन था, उसमें डिवाइड था, उसमें जो है वो आपका मल्टीप्लाई था। तो ये बेसिक ऑपरेशन जो 4 आपके होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना पे स्पेशल में परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो उसमें उसने यही पूछा है आपसे कि इनमें से कौन-सा जो वैलिड ऑपरेशन है, जो पे स्पेशल में परफॉर्म किया जा सकता है, तो वो डिवाइड था आपका। आगे चलते हैं, एडिट। अब अगेन एडिट मेन्यू की बात कर रहा है, एडिट यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन जब एडिट मेन्यू था, उस वक़्त वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये मेन्यू हिस्ट्री है, तो यहाँ पे इसमें एडिट लिख दें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एक कमांड आती होती थी डिलीट की। डिलीट की, ठीक है? डिलीट से क्या होता था? डिलीट से ये होता था कि जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे, उसको एक और तरीके से करते हैं, आप इसको एडिट मेन्यू समझें, मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस सेल को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जैसे ये आपके सामने। अब सेल कौन-सा डिलीट होने लगा है? J8। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब चेक कीजिएगा ज़रा क्या होता है। अब इसको ये डिलीट हो गया, तो अब आपको नज़र खाली था, आपको नज़र नहीं आएगा, इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे अली 3 थे, अब 2 रह गए, मतलब ये एक सेल डिलीट हो गया यहाँ पे। तो एडिट मेन्यू से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसने यही पूछा आपसे, आपसे एडिट मेन्यू में जाके अगर डिलीट कमांड को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? फिर आपका सेल ही डिलीट हो जाएगा। डिलीट्स द सिलेक्टेड सेल, यही पूछा आपसे, क्या बनेगा उसका? अच्छा, अब ना एक आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है ना वो डिलीट है, डिलीट का वो बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर है, ठीक है? डिलीट का। अब उससे क्या होता है? अब देखिएगा ज़रा, उससे सेल डिलीट होता है? आपको मैं चेक करता हूँ। मैं अली के ऊपर खड़ा हूँ और मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो चेक कीजिएगा, सेल डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ उसके अंदर जो कंटेंट्स थे उसके वो डिलीट हो गए। यानी कि यहाँ पे डिलीट फंक्शन 2 तरीकों से परफॉर्म किया जा रहा है। प्रीवियस जो उसमें देखा हमने क्वेश्चन, उसमें ये था कि डिलीट अगर आप एडिट मेन्यू से करते हैं तो आपका सेल भी डिलीट हो जाता है, आपके उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो भी डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कीबोर्ड वाला डिलीट प्रेस करते हैं, उससे क्या होगा? सेल आपका डिलीट नहीं होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ सेल के कंटेंट्स डिलीट होंगे।
उसने आपसे यही पूछा है कि बताइए अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं टू रिमूव द कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल्स यू मस्ट इशू डैश कमांड। हमने कंटेंट्स को रिमूव करना है, ना कि सेल को रिमूव करना है। सेल को रिमूव करने के लिए एडिट में जाएंगे और कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट का बटन है उसको प्रेस कर देंगे। सो ये क्या होता है, ये आपके क्लियर कंटेंट्स होते हैं, ना कि आपका जो है ना वो डिलीट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ नहीं होता, कंटेंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें कि आप जब कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करते हैं या फिर आप जो है ना वो जो है वो अपना एडिट मेन्यू से प्रेस करते हैं, तो दोनों में क्या फंक्शंस होते हैं। अब देखिए जब आप कीबोर्ड से लिखा हुआ उसने डिलीट की ऑफ कीबोर्ड, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसके पीछे एक फंक्शन असाइन है जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन असाइन किया गया है, वो फंक्शन क्या था मुझे बताइए। अगर कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सेल डिलीट होता है या आपके कंटेंट्स डिलीट होते हैं? ओनली कंटेंट। कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स डिलीट होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके पीछे एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स का एक फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में, सॉरी एमएस एक्सेल में। तो वो उसका काम ही ये है कि सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको डिलीट करना है। तो यही उसने पूछा कि डिलीट बटन जो है उसके पीछे कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व किया है, उसके पीछे इन्होंने क्लियर कंटेंट्स का कोई फंक्शन इन्वॉल्व किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए पहले तो रेंज समझ लें, रेंज क्या होती है। अब देखिए मेरा सेल जो है, मुझे बताइए मैं किस सेल के ऊपर खड़ा हूँ फिलहाल, और ये कौन आपको बता रहा है? 8J सर नेम बार नेम, नेम बार या नेम बॉक्स? नेम बॉक्स है सर। नेम बॉक्स, ठीक है। सो नेम बॉक्स हमें बता रहा है कि मैं खड़ा हूँ जी J8 के ऊपर, ठीक है। अब ये एक सेल है। अब देखिएगा मैं मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ तो फिर देखिएगा जरा नेम बॉक्स के अंदर क्या आता है। अब देखिए पूरे का पूरा एक मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं, लेकिन नेम बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे जो ये जो मल्टीपल सेल्स की सिलेक्शन है ना, ये जो किया है एक से ज्यादा सेल्स की सिलेक्शन, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी जो है ना वो रेंज है। फॉर एग्जाम्पल J8 से लेके मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारी रेंज है, इसको रेंज बोला जाता है। अब वो कह रहे हैं कि रेंज के अंदर अगर आपने फॉर्मेटिंग की हुई है या आपने फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करनी है, देखिएगा जरा ये क्या क्या क्वेश्चन था उसका। इफ यू नीड टू रिमूव ओनली द फॉर्मेटिंग डन इन द रेंज, जो फॉर्मेटिंग आपकी है जी की अपने टेक्स्ट के ऊपर आपने की, या फॉर एग्जांपल इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये मैं इसको जो है ना वो बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटैलिक कर देता हूँ, ये फॉर्मेटिंग हमने कर दी। अब कहता है रिमूव करनी है फॉर्मेटिंग किसी दूसरी जगह पे, तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, पेज स्पेशल में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें उसने कहा है कि आपने सिर्फ वैल्यूज को करना है, फॉर्मेटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्लिक करें इसको। अब देखिए यहाँ पे वॉज जो है वो आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, इटैलिक नज़र आ रहा है, यहाँ पे वॉज आपको सिंपल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे यानी कि फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ उस सेल के कंटेंट्स कॉपी हुए। तो यही आपसे उसने पूछा है कि बताइए आपने जो है ना कैसे रिमूव करनी है फॉर्मेटिंग। आप ये करते हैं एडिट में जाएँ। अच्छा इसमें वो अगेन वो एडिट मेन्यू को लेके जा रहा है। एडिट मेन्यू क्योंकि हमारे पास मौजूद नहीं है तो इस वजह से हम इसके एडिट मेन्यू में नहीं जा सकते। लेकिन फ़िलहाल आप इसी को कंसीडर करेंगे कि ऐसे ही हम क्लियर करते हैं जी फॉर्मेट्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे बताइए कि एमएस एक्सेल में कितनी शीट्स होती हैं? लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था इसको इंट्रोडक्शन में। 3 होती हैं सर। बाय डिफ़ॉल्ट 3 3 शीट्स होती हैं, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैंने जो है ना वो 3 शीट नहीं, मुझे 2 शीट की ज़रूरत है, तो फिर तीसरी का क्या करेंगे? डेफ़िनेटली तीसरी को डिलीट कर देंगे। अब डिलीट कैसे करेंगे? अब जाइए ज़रा शीट के ऊपर उसको डिलीट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास शीट 1, शीट 2 और शीट 3, 3 तरह की शीट्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मुझे 2 चाहिए, तीसरी शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर दें और ये आपकी तीसरी शीट जो है ख़त्म हो गई। अब देखिए नीचे रिमेनिंग शीट्स आपके पास 2 रह गई, तो यही उसने पूछा कि आप कैसे डिलीट करेंगे। आप डिलीट करेंगे जी राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑफ थर्ड शीट एंड चूज़ डिलीट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, वो सेम बात कर रहा है जो हमने की है अभी थोड़ी देर पहले, वही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिमूव्स द शीट फ्रॉम वर्कबुक। अच्छा इसमें भी वही बात है। अब देखें इसमें एडिट मेन्यू को ले गया,
सेलेक्ट द शीट, देन चूज द एडिट, देन डिलीट द शीट। तो सेम चीज़ है, दोनों का जो है ना वो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे लेकिन ये है कि एडिट मेन्यू को थोड़ा-सा ले गया उसमें। एडिट मेन्यू आपको पता है हमारे पास इस वर्जन में मौजूद नहीं है। While finding and replacing some data in Excel, which of the following statement is valid? आप डाटा को फाइंड कर रहे हैं MS Excel में, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है इनमें से। अब देखिए, यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस डाटा विद इन शीट और वर्कबुक। Excel does not have option to match case for find। अच्छा मुझे ये बताइए इसमें से कौन सी ठीक है? क्या एक्सेल में फाइंड का जो तरीकाकार है वो मौजूद नहीं है? मौजूद है सर। मौजूद है। इसका मतलब है कि बोथ आर इनवैलिड, ये तो गलत है। यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द वर्कशीट और वर्कबुक। वर्कशीट के अंदर भी आप फाइंड कर सकते हैं, वर्कबुक के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ये ठीक है बिल्कुल आपका, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं 46 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस इन MS एक्सेल। अच्छा वो वहाँ पे हमने फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की पढ़ी थी, मुझे बताइए ज़रा। उसमें MS वर्ड में फाइंड की क्या की थी? Ctrl+F और रिप्लेस की क्या थी? कंट्रोल Ctrl+H। ठीक है। सो Ctrl+H आपकी जो है वो रिप्लेस की है MS वर्ड में। Ctrl+F की जो है वो यहाँ पे फाइंड की थी MS वर्ड में। सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, फाइंड और रिप्लेस के लिए। अच्छा इसमें वो पूछ रहा है कि बताइए फाइंड और रिप्लेस का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सी ऐसी, ये नीचे जो ऑप्शन दी हुई है इनमें से कौन सी ऐसी गलत है। अब देखिए आपका एक्सेल सब कुछ फाइंड कर सकता है। आपने कोई रो लिखी है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, आपने कोई कुछ भी लिखा है उसके अंदर, तो वो सब कुछ फाइंड कर सकता है। सिवाय फॉर एग्जांपल आप उसको कहेंगे बताएं कि मैंने वॉज बोल्ड कहाँ पे लिखा है, फॉर्मेट ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इटैलिक्स। ऐसे नहीं होता। एक्सेल को ये नहीं पता चलता कि बोल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा जो है ना वो इटैलिक कहाँ पे लिखा हुआ है और सिंपल कहाँ पे लिखा, ये एक्सेल फाइंड नहीं कर सकता। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड है, नॉट ट्रू है कि एक्सेल जो है ना वो बोल्ड को फाइंड करे देन उसको रिप्लेस करे इटैलिक से। एक्सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी, ये फार्मूलाज, ये स्ट्रेंथ, ये पावर एक्सेल के पास जो है वो मौजूद नहीं है। यू कैन मूव अ शीट फ्रॉम वन वर्कबुक इनटू न्यू बुक। अब देखिए हम जो है ना वो एक शीट बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने डिलीट कर दी थी यहाँ पे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शीट 1 के अंदर कुछ डाटा लिखा है, अब मैं इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। अब या तो ये है कि इसको अलग से वर्कशीट इसकी बना ली जाए, कॉपी करें और वर्कशीट को कहीं अलग रख लें, या फिर इसी के अंदर एक कॉपी बना लें। राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे आपको नज़र आएगा मूव और कॉपी। मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ कॉपी, मूव टू एंड, यानी कि एंड के ऊपर ये कॉपी क्रिएट हो जाएगी। चेक कीजिएगा ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1 और उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा है 2। ये कॉपी बन गई सेम टू सेम आपकी किसकी, शीट 1 की। तो यही उसने पूछा है आपसे कि बताइए आपने कॉपी कैसे बनानी है। आपने मूव करना है जी, फ्रॉम एडिट मेन्यू चूज मूव और कॉपी, देन सेलेक्ट न्यू बुक एंड फ्रॉम बुक लिस्ट एंड देन क्लिक ओके। तो ये वही बात है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की है। अच्छा आप जो है ना वो मेन्यू, एडिट मेन्यू, राइट क्लिक के बाद जो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या जो लिस्ट आपके पास ओपन होती है उसको समझिए, ये वाली लिस्ट। इसको समझ लें कि ये हमारा जो है ना एडिट मेन्यू है, क्योंकि आजकल के ऑफिस में एडिट मेन्यू यहाँ पे मौजूद नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका वही आ गया, विच इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस डाटा फ्रॉम विद एन अनदर इन द शीट। तो ये आपके पास कंट्रोल है, होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये पास पेपर का क्वेश्चन है 49, इसमें देखिएगा। अच्छा यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। आपके कुछ जो ऑफिस हैं उसमें ये जो आपके कमेंट्स हैं ये आपको नजर आएंगे इंसर्ट में, और कुछ आपके ऑफिस हैं उनके उनके अंदर जो कमेंट्स हैं वो आपको नजर आएंगे रिव्यू में। अब देखिए यहाँ पे जाके आप चेक कर लेते हैं इसमें कहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसमें रिव्यू में होंगे। चेक कीजिएगा जरा, ये है जी आपके रिव्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका कमेंट, न्यू कमेंट, ठीक है। और न्यू कमेंट के लिए उसने शॉर्टकट की लिखी हुई है Shift+F2। सो यहाँ पे जो आपके 7 के बाद वाले जितने ऑफिस हैं उनमें आपके कमेंट्स जो हैं वो रिव्यू में आते हैं, जबकि 7 से पहले वाले जितने ऑफिस थे उनके कमेंट्स जो है वो इंसर्ट में आते होते हैं। तो ये डिफरेंस है कि आपके रिव्यू में कब आने हैं और आपके इंसर्ट में कब आने। इन केस उसने लिखा हुआ है कि 2005 या 6 का बताएं, तो फिर आपके कमेंट्स जो है ना वो कहाँ पे आएंगे, आपके इंसर्ट में आएंगे।
अगर 7 के बाद की बात है तो फिर आपके जो है ना वो कमेंट्स आपके आ जाएंगे उसमें रिव्यू में। अब यहाँ पे तो उसने कोई बात ही नहीं की, ना 7 की बात की, ना उसने 6 की बात की, कोई पता ही नहीं कौन से ऑफिस की बात कर रहा है। जब पता नहीं तो फिर आप इसमें रिव्यू में जाएंगे। सो रिव्यू और उसके बाद आपके कमेंट्स, और ये पास पेपर का आपका क्वेश्चन है। ये मुझे बड़ा याद है किस पेपर में आया था। ये आपका असिस्टेंट पुलिस जो है, जो लेटेस्ट इनका पेपर हुआ था लास्ट, जो मेरा ख्याल है 2020 या 19 में हुआ था, मे बी 19 में हुआ था शायद, लास्ट जो हुए हैं असिस्टेंट पुलिस के, जो अभी भी मेरा ख्याल पेंडिंग है। 19 या 20 में ये पेपर हुआ था असिस्टेंट पुलिस का, तो उसमें उसने पूछा हुआ था। इसके बारे में भी लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि जो है ना वो विंडो को कैसे स्प्लिट किया जा सकता है दो हिस्सों में। प्रैक्टिकली आप देखिए आजकल का जो ऑफिस है वो इसको कहते हैं कि व्यू में जाएं, देन विंडो में जाएं, देन स्प्लिट में जाएं। व्यू आपका जो डायलॉग बॉक्स है, सॉरी आपका जो मेन्यू बार है, उसमें व्यू में जाएं, देन आप विंडो में जाएं, देन आप स्प्लिट में जाएं। आपकी स्क्रीन है ना वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। लेकिन कुछ आपको जो है ना वो कहेंगे कि विंडो और स्प्लिट ये ठीक है, ये गलत है असल में, क्योंकि ये आपका वो जो प्रीवियस वर्जन था 7 के बाद वाला, उसमें ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने वर्जन की तो बात ही नहीं की, इसका मतलब वो लेटेस्ट की बात कर रहा है, तो आप करेंगे व्यू, विंडो और स्प्लिट। ये बी ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी आपका पास पेपर में क्वेश्चन है 51 वाला। अच्छा, इसमें ये होता है, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजेदार है कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। अब इसमें ये है, देखिए शीट नंबर 2 खोलता हूँ और इसको जरा जूम करता हूँ। जी, विजिबल है, चेक करें जरा। जी सर। अब इसमें देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 55, मैंने लिख दिया 65 और मैंने लिख दिया जी फॉर एग्जाम्पल 33। अब सेल A1 में एक वैल्यू पड़ी है जिसकी जो वैल्यू है वो 55 है। सेल B1 में अगर जाएं तो एक वैल्यू है 65, सेल C1 में एक जाएं तो उसकी वैल्यू है आपकी 33। अब यहाँ पे किसी सेल में रुक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस सेल में हम रुक जाते हैं। इसको जरा सा मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो वाज़ेह रहे। अब ये कलर भी हो गया और इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, ताकि आपको याद भी रहे कि मैंने ये कैसे किया था सारा काम। ये आपकी फॉर्मेटिंग। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेल A1 की जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है, ये सारी इकट्ठी होकर यहाँ पे प्लस हो जाए। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट करूंगा और फॉर्मूला आपका MS एक्सेल में हमेशा किससे स्टार्ट होगा, इक्वल से। अब इक्वल गए, अब आपके पास रेफरेंस था, किस में वैल्यू पड़ी है A1 में, तो लिख दें यहाँ पे A1। अब आप लोग देखिएगा A1 आपका वो उसके साइड के ऊपर ब्लू सा हो गया, यानी कि वो सिलेक्ट हो गया। प्लस प्लस B1 लिख दें, प्लस B1। अब B1 चेक करें जरा, ग्रीन सा हो गया। प्लस अब C1 लिख दें, C1। अब देखिए C1 भी आपका सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा इंटर, तो क्या होगा कि जो A1 था, B1 था, C1 था, इन सबको प्लस करके जो आंसर आया वो आपका बना है 153। अब ये कैसे किए, मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं लिख लेता कि 55 प्लस 65 प्लस 33, तो ये वैल्यूज है। लेकिन मैंने उससे नहीं किया, मैंने किससे किया, मैंने रेफरेंस से किया। रेफरेंस कौन सा, सेल का रेफरेंस, कि सेल A1 में जो पड़ा है वो दे दो, सेल B1 में जो पड़ा है वो दे दो, सेल C1 में जो पड़ा है वो दे दो। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता, देखिए दोनों चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ। एक आपके पास वैल्यू है 55, दूसरी वैल्यू है जी आपकी 65 और तीसरी वैल्यू है जी आपकी 33। दोनों का आंसर तो सेम ही है सर, इसमें डिफरेंस क्या हुआ। अभी आप लोगों के सामने डिफरेंस एक आता है, चेक करें जरा, आपको जो है ना वाज़ेह हो जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या बनता है। अच्छा, अब देखिए मैं 55 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100। अब आपका जो रेफरेंस के साथ हमने किया था वो आ रहा है 198, और आपका बगैर रेफरेंस के जो वैल्यूज के साथ किया था काम, वो आपका आ रहा है 153। पहली बात यह है कि MS एक्सेल में आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो रेफरेंस के ऊपर भी लग सकते हैं, वो वैल्यूज के ऊपर भी लग सकते हैं, लेकिन जब आपने उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है तो प्रेफरेबली आपको ये कहा जाता है कि आपने रेफरेंस का इस्तेमाल करना है, ताकि अब आप 198 हो गया जो एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पे तो 153 आ रहा है। अब आपको यहाँ पे दोबारा फिर वो प्लस करना पड़ेगा सारा, 165 प्लस 33, तो फिर वो आपका जाके 198 आएगा। सो ये डिफरेंस है वैल्यूज में और रेफरेंस में।
अब देखिए उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अच्छा, एक शीट से दूसरी शीट से भी डाटा लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 198 लिखा है, अब दूसरी शीट में भी आपका लिखा है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लिखा है, अब इसको जाके तीसरी शीट में जमा करना है, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग। ठीक है, एक शीट से लिया डाटा, दूसरी शीट से लिया कहीं और, जाके उसको प्लस कर दिया, लेकिन शीट के अंदर। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट के बाहर निकल जाए, आप शीट से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं है। इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेफरेंसिंग। ठीक है, कि रेफरेंस करना, उसकी वैल्यू रेफरेंस करना, ना कि उसकी वैल्यू को लिखना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सब कुछ होता है, नंबर भी होते हैं, लेबल भी होते हैं, डेट एंड टाइम होता है, करेक्टर नहीं होता। चेक कर लीजिएगा इसको, आपके सामने है जी। जैसे ये डाटा टाइप्स हैं आपकी, इसमें देखिएगा आपका नंबर भी है, आपका जो है ना काउंटिंग भी है, शॉर्ट डेट भी है, परसेंटेज, टेक्स्ट भी, सब कुछ है, लेकिन आपको करेक्टर यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो एमएस एक्सेल में करेक्टर नहीं होता। Which elements of a worksheet can be protected from accidental modification। अच्छा, होता ये है, इसको यहाँ पे से जाके आप ना लॉक कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ से और यहाँ पे जाएं आप डाटा में, भी डाटा में जाएं और यहाँ से आप इसको जो है ना वो लॉक कर सकते होते हैं। मुझे ज़रा देखने दीजिए इसको। यहाँ पे आना चाहिए यार आपका। जी, सॉरी, रिव्यू में पड़ा हुआ है ये आपका प्रोटेक्ट शीट, ये लॉक लग जाता है इसको। प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, ये दो जो है ना आपके ऑप्शन, ये प्रोटेक्ट करती हैं, ये आपके पासवर्ड लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पहले लिखा हुआ है देखिए, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड शीट, यहाँ पे एक पासवर्ड लगा दें आप। सारा डाटा लिखा है, आपने पासवर्ड लगा दें। अब होगा ये कि लोग आपकी शीट को खोल तो लेंगे, लेकिन जब इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे कुछ या कुछ मिटाना चाहेंगे, तो वो नहीं मिट सकेगा, क्योंकि उसका पासवर्ड नहीं लगा। पासवर्ड आपसे पूछेगा कि बताइए इसका पासवर्ड क्या है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि आप जो है ना विच एलिमेंट, अच्छा किस चीज़ को आप जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप तकरीबन एमएस एक्सेल में सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी उस शीट में आ सकती हैं। कंटेंट्स को कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, सिनेरियोज को कर सकते हैं, सारों सबको कर सकते हैं। ये पास पेपर का क्वेश्चन है 54 ये कहता है a numerical value can be treated as value, label value if dash precedes it apostrophe। ठीक है, अब ये क्या बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू और लेबल वैल्यू ये होते क्या है? देखिए जरा, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही? सबको चेक कीजिएगा जरा। जी सर, क्लियर। चलें, अब न्यूमेरिक वैल्यू है जी आपके पास, फॉर एग्जांपल 20। जी सर, क्लियर। ओके, थैंक यू जी। अब 20 आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है। अब आपको पता है कि ये नंबर है, अब आप इसको जिस मर्जी फॉर्मूले में इस्तेमाल करें, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, आपको ये भी पता है कि ये जो है ना ये एक टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे ये इतना, ये आपके पास टेक्स्ट है। अब इसको तो जमा नहीं ना किया जा सकता, ठीक है, इसको जमा नहीं किया जा सकता। जब इसको जमा नहीं किया जा सकता तो फिर हम इसको जो है ना वो टेक्स्ट भी समझते हैं, इसको लेबल भी समझते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल का ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको अपोस्ट्रोफी के साथ लगाते हैं, ठीक है, अब इसको लगाएं जी ऐसे करके। अब ये आपका टेक्स्ट नहीं रहा, ये 20 जो है ना, ये अब आपका टेक्स्ट नहीं रहा, ये वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आपका, सॉरी, ये आपका न्यूमेरिक नंबर नहीं रहा 20, यहाँ पे ये वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे टेक्स्ट ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे यानी कि इसके अंदर फार्मूला इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब न्यूमेरिक होगा। तो न्यूमेरिक को लेबल में कन्वर्ट करना, उसके लिए अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही पूछा उसने, पास पेपर की भी बात है, इसमें पास पेपर से भी क्वेश्चन है ये। तो न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे बनाया जा सकता है, लेबल वैल्यू, ये उस वक्त बनाया जा सकता है जब आप अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन। कॉन्कैटिनेशन, असल में ये बात जो है ना, ये है असल में आपकी प्योर, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि हम C++ में कैसे टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करते हैं। अब कॉन्कैटिनेट क्या होता है ये देखिए जरा। कॉन्कैटिनेट ये होता है कि एक सेल में पड़ा है जी, फॉर एग्जांपल ASB, ठीक है, ये सेल A1 में पड़ा है, इसका सेल का नाम है जी A1, और दूसरे सेल में कहीं पे जाके कोई D3 सेल जो है उसके अंदर एक पड़ा हुआ है जी जिसका नाम है USB।
उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी है। आप ये चाहते हैं कि जो मेरा सेल जो है ना, फॉर एग्जांपल H3 जो है उसके अंदर ये इकट्ठी वैल्यू आनी चाहिए। उसके लिए आप एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है, उसमें फिर इसकी वैल्यू इकट्ठी कर दी जाती है। जब ये कॉनकैटिनेट का फंक्शन लगाएंगे तो इसमें ये होगा कि ASB पहले आ जाएगा और उसके बाद साथ ही आ जाएगा आपका USB, ये इकट्ठा हो जाएगा। कॉनकैटिनेट मीन होता है वर्ड, जो कॉनकैटिनेट इंग्लिश का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ देना। जोड़ मतलब एक सेल की वैल्यू को दूसरी सेल की वैल्यू के साथ जोड़ देना, इसको हम कॉनकैटिनेट कहते हैं। तो टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, वो एम्परसेंड साइन होता है जिसको हम एंड बोलते हैं। ठीक है, वो एंड नहीं लिखा जाता आपका कीबोर्ड में। अगर इसको देखें तो ये आपको नजर आएगा जी किसके ऊपर, ये आपको नजर आएगा शिफ्ट F7 के ऊपर। ठीक है, कीबोर्ड में देखें तो शिफ्ट F7 के ऊपर। पास पेपर में एक और भी क्वेश्चन आया हुआ इससे रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट F7, मुझे बताइए कि ये जो परसेंटेज सिंबल होता है आपका ये वाला, ये किस बटन से आता है? पास पेपर का क्वेश्चन सर Ctrl+5। Ctrl+5। ठीक है, Ctrl+5। मुझे ये याद नहीं होता था, मेरे लिए बड़ा मसला था इसको याद करना, कि ये पास पेपर में था ना तो इस वजह से मुझे याद करना पड़ा कि मैंने इसको कैसे करना है। मैं हमेशा इसको भूल जाता था, इसको ऐसे लिखा होता था, ऐसे ऐसे। तो मैंने ना फिर इसका पता क्या किया, इसको मैंने इसके साथ ऐसे किया और इसको मैंने इसके साथ ऐसे किया। मतलब कोशिश करने की, मैंने कोशिश इसको इस तरह की कि इसको 5 ना किसी न किसी तरीके से बना लो। तो मतलब ऐसे करके ना ऐसे कुछ कि ये 5 है हमारा। तो ये आपका जो है ना वो शिफ्ट F5 से आपका ये जो आपका परसेंटेज का सिंबल होता है या परसेंटेज का साइन होता है, उसको आप यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वैसे देख लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कीज़ है आपकी 1 2 3 शिफ्ट के साथ। जो नंबर कीज़ है ना आपकी 1 2 3, ये 9 तक, 0 भी आ जाता है इसमें, 9 तक है वैसे, 0 से लेके 9 तक 10 कीज़ हैं। इन 10 कीज़ की शिफ्ट के साथ आप लोग फंक्शन जो है ना वो एक ज़रूर देख लें, क्योंकि एक दफ़ा तो आ चुका है ये आपका ये परसेंटेज वाला, तो बाकी भी आ सकते हैं। जैसे आपका वो एट द रेट ऑफ आता होता है, बताइए कैसे आता होता है, किससे आता है वो? 2 से आता है आई शिफ्ट गेस। F2 से, शिफ्ट F2 से। ठीक है, F2 से, शिफ्ट F2 से ये आपका जो है ना वो एट द रेट ऑफ आता है। इस तरह बाकी डॉलर सिंबल भी और बाकी चीजें भी उसको देख लेंगे। अच्छा जी, आगे चलें। विच एरिया इन MS एक्सेल अलाउज एंट्री फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज, बताइए जरा किस में लिखा जाता है? ये आपको कल मैंने बताया था बड़ी डिटेल के साथ। फॉर्मूला बार में एंट्री होती है। किस में होती है जी? फार्मूला बार में एंट्री होती है। फॉर्मूला बार में होती है। ठीक है, उसमें टेक्स्ट भी लिखा जाता है, कल लिखा भी था हमने, और उसमें फॉर्मूला भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे सेल में इम्प्लीमेंट किया था, शीट 2 में किया था मे बी जी, ये देखिए ये फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे मैंने लिखा था 198। अगर इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते, देखिए चेक करें जरा, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। सो जो चीज आपके सेल में पड़ी है आप सेल में भी लिख सकते हैं, आप वो चीज फॉर्मूला बार के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही उसने पूछा आपसे, बताइए कैसे करें। मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन अ सिंगल फॉर्मूला यूजिंग, अब ये भी प्योर कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखिए, एक वर्ड होता था अरे, कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको जानते होंगे। एक वर्ड होता था ये डाटा स्ट्रक्चर में, अरेज का कॉन्सेप्ट होता था। अरेज होती थी और वो फिर सिंगल लिस्ट अरे होती थी, डबल लिंक्ड अरे होती थी, और इस तरह के दूसरे भी कॉन्सेप्ट थे उसके साथ। अब मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है। अरेज ये जी जी बोलिए। डबल होती थी, सिंगल होती थी, मल्टी भी होती थी मल्टी एक। भी होती थी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़े हुए। अब अरे क्या होती थी? अरे ये होती थी कि ये एक लंबी लाइन होती थी जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है ना ये पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी अरे है और इसके अंदर एलिमेंट्स इस तरह जो है ना वो कंप्यूटर की मेमोरी में पड़े होते हैं। ये आपको वैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मेमोरी में ऐसे पड़े होते हैं जो नजर नहीं आते। फॉर एग्जांपल आपने डाटा स्टोर किया है जी, यहाँ पे नाम लिखा है किसी का, आसिफ का नाम, ये मेमोरी में ऐसे इस तरह स्टोर होगा। और ये किसी ए का नाम है, किसी बी का नाम है, तो इसको हम कहते हैं अरे। ठीक है, अब एक अरे में मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करना है। जैसे मैं एक अरे फॉर्मूला आपके सामने बनाता हूँ, देखिएगा। जैसे अरे फॉर्मूला ये है कि इसको खत्म करें पहले जी, मैं आपके सामने एक अरे फॉर्मूला बनाता हूँ, बल्कि इसी के अंदर बनाता हूँ, चेक करें जरा। इक्वल लिखा, इक्वल के बाद मैंने 2 डाला,
2 के बाद मैंने एक मल्टीप्लाई का सिंबल डाला और उसके बाद 2 डाला, उसके बाद मैंने एक प्लस का सिंबल डाला, उसके बाद मैंने इसमें 5 डाला, देन इसमें जो है ना वो मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, P2 के साथ। अब चेक करें ज़रा क्या आंसर आया, 6.5। अब मुझे नहीं पता ये आंसर ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट वगैरह का इस्तेमाल करना था, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी देखेंगे। अच्छा, इसमें देखिए मैंने क्या-क्या किया, ऊपर फॉर्मूला बार में देखें ज़रा, फॉर्मूला बार में एक मल्टीप्लाई मैंने यूज़ की है, देन मैंने एक फंक्शन यूज़ किया एडिशन का, देन मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है डिवीजन का। मतलब एक ही फॉर्मूला में मैंने मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल किया। इसको हम कहते हैं मल्टी फंक्शनल अरे या मल्टी फंक्शनल फॉर्मूला। वो यही पूछ रहा है आपसे कि आपने जो है मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है सिंगल फॉर्मूला में, तो उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कैलकुलेशंस इन अ सिंगल फॉर्मूला कैसे हो सकती है? ये आपकी अरे फॉर्मूला, ये जो मैंने आपके सामने बनाया था इसको हम कहते हैं अरे फॉर्मूला। ठीक है, एमएस एक्सेल, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है आपका। एमएस एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ, बताइए जरा, जिन्होंने पास पेपर पढ़े हुए हैं उनको तो आना चाहिए। सर वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। वर्कशीट्स एंड चार्ट्स, ठीक है। एमएस एक्सेल जो है ये कलेक्शन है जी आपकी वर्कशीट की और चार्ट्स की। ये वैसे बेसिक सी बात है, इसमें कोई नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्कस्पेस? वर्कस्पेस का क्या मतलब होता है? अब देखिए, आपके पास जो छोटा यूनिट है ना आपका लिखने के लिए एमएस एक्सेल में, वो सबसे छोटा यूनिट क्या है आपके पास? शीट। उससे बड़ा यूनिट आप 3 शीट्स को इकट्ठा कर दें तो आपके पास क्या बनती है? वर्कबुक। वर्कबुक। ठीक है, 3 शीट्स को इकट्ठा करें तो आपके पास एक बन जाती है वर्कबुक। अच्छा, इन तीनों को इकट्ठा करें तो इसको हम नाम दे देंगे वर्कबुक का। अब इसी तरह आप डिफरेंट वर्कबुक्स को इकट्ठा करें, मतलब एक वर्कबुक आपकी और इसके बाद आपकी दूसरी वर्कबुक दूसरी, इसी तरह आपकी मल्टीपल और भी हो सकती हैं। इन सबको इकट्ठा करें, सबसे बड़ा यूनिट जो वर्कबुक है इसको इकट्ठा करें तो एक बनती है जिसको हम कहते हैं वर्कस्पेस। सो शीट से काम शुरू किया, शीट पे मल्टीपल शीट जो है जब इकट्ठी होती हैं तो एक वर्कबुक बनती है, जब मल्टीपल वर्कबुक इकट्ठी होती हैं तो एक वर्कस्पेस बनती है। तो ये उसने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्कस्पेस? वर्कस्पेस का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स, ग्रुप ऑफ वर्कशीट क्या होगा बताइए जरा? सर वो जो एक ही शीट होगी, शीट 1 शीट 2 नहीं, वो तो ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स क्या होगा? उसको क्या नाम देंगे? वर्कबुक। उसको वर्कबुक का नाम देंगे। ठीक है, तो एमएस एक्सेल जो है, अगला क्वेश्चन लास्ट आज का, एमएस एक्सेल जो है वो बताइए किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है? विंडोज। विंडोज पे करता है सर। विंडोज पे करता है। आप लोग सारे यूज कर रहे हैं विंडोज मोस्टली, क्योंकि विंडोज इस्तेमाल की जाती है, ये प्रोटेक्टिव भी समझी जाती है और बहुत सारी इसमें सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ी चीज़ें हैं इसमें, तो इस वजह से हम इसको जो है ना वो बड़ा अच्छा समझते हैं। और एमएस एक्सेल जो है ना वो वर्क करता है किसके ऊपर? विंडो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। विंडो क्या है जी? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये डिफरेंट होते हैं, कभी बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल नहीं। तो 60 तक हमने क्वेश्चन किए हैं। आज हमने ये करना है कि इसमें ये करूँगा, थोड़ा-सा मैं आपके एनहांस करूँगा स्पीड को। एक लेक्चर हुआ करेगा जी आपका डेली बेसिस के ऊपर लाइव, ये जो हमारा 1 आवर का लेक्चर होता है ऑलमोस्ट, तो ये आपका लाइव लेक्चर हुआ करेगा। साथ में इसके ये किया करूँगा कि आपको जो है ना एक रिकॉर्डेड लेक्चर एमएस एक्सेल के ऊपर ही भेजा करूँगा। इसी तरह एमएस पावर पॉइंट, मेरा इरादा ये है कि मैं तकरीबन आपको इस वीक में जो आपका कंप्लीट कंप्यूटर है, कम से कम उसको आप तक पहुँचा दूँ और उसके साथ आपका जो उर्दू का पोर्शन है उसको कंप्लीट करवा दूँ इस वीक में, क्योंकि अगले वीक में हमने फिर 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं और हमने तकरीबन, क्योंकि आपका सेशन 15 को स्टार्ट हुआ था और मेरा इरादा है कि मैंने राइट 3 महीनों में आपके पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स थे उनको कवर करना है। और अगर ना कवर हो पाए तो इंशाल्लाह हम इसको जो है ना एक्सटेंड कर लेंगे, 15 की बजाय हम फिर इसमें 5 दिन और ऐड कर देंगे, तो तकरीबन 20 तक आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। रिमेनिंग को इतने खास सब्जेक्ट आपके रह नहीं गए, लेकिन उसमें जो है ना वो डेफिनेटली एफर्ट भी इन्वॉल्व है और उसमें टाइम भी देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बाकी मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी भी, और रिकॉर्डिंग से ऑनवर्ड होगा उसको भी शेयर करूँगा। बताइए। सर आपने उर्दू के बारे में बताना था कि लास्ट 10 मिनट्स में ना। अच्छा, उर्दू में इस तरह है, अब आप लोगों को एक मैंने लेक्चर भेजा उर्दू का, रिकॉर्डेड लेक्चर था वो, उसमें ग्रामर होगी।
ठीक है? ग्रामर आप देखेंगे उसमें उसमें नईम साहब है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे साथ रहे हैं उर्दू में, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो जॉइन नहीं कर पाए हमें। उन्होंने लेक्चर दिए, वो बड़े प्यारे लेक्चर हैं और स्टूडेंट उनको बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। ग्रामर के ऊपर लेक्चर है, आप लोगों ने एक लेक्चर डेली का वो लेना है, वो अवेलेबल होगा आपको आफ्टर क्लास, जैसे वो आज का लेक्चर अवेलेबल है, लेक्चर नंबर 1 आप उसको सुनें और उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि पीडीएफ नोट्स भी आपको जो है ना वो शेयर होते रहें। दूसरी बात ये है कि आपने उर्दू में क्या करना है। अब आपका इस वीक में 2 प्लान होने चाहिए उर्दू के बारे में। एक तो ये है कि उसके लास्ट के ऊपर जो पेपर्स दिए हुए हैं आपने वो कंप्लीट करने हैं 1 बाय 1। उसमें 2 कर लें, 3 कर लें, 1 कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है, जितना आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, आप उस हिसाब से उसको मैनेज करें। साथ में इस वीक में कम से कम आपको 2 से 3 दिनों में आपने ज़रबुल अमसाल जो आपकी पी उसमें दी हुई है कलीदे उर्दू में, आपने उनको करना है। ज़रबुल अमसाल कहाँ से करनी है? कलीदे उर्दू से करनी है। इसको स्टार्ट करें आज से ही, और इसका ये जो आपका है तरीक़ाकार पास पेपर्स के साथ, पास पेपर भी आप लोग कर रहे हैं, तो पास पेपर के साथ इसको भी थोड़ा-सा मिलाएँ साथ। ज़रबुल अमसाल इस वीक का टारगेट है आपका, और उसके साथ-साथ आपके कलीदे उर्दू के पास पेपर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जो है वो उर्दू को ख़त्म करेंगे, पास पेपर आपके उर्दू के चलते रहेंगे। ज़रबुल अमसाल के साथ कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे ये कंप्लीट होते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको कुछ और रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों ने कुछ साथ-साथ करनी है। इंशाल्लाह उर्दू आपका बेहतर हो जाएगा और बाकी आने वाले दिनों में बेहतरीन से आपको प्रेज़ेंट कर दूँगा। सर एक तो मैं क्वेश्चन पहले जी, बोलें। सर वो आपने शेयर किया था तहसीलदार के हवाले से, वो उसकी जॉब्स वगैरह आ रही हैं, तो सर मैंने आपसे पूछा था नायब का भी कुछ ऐसा वैसा सीन है कि नहीं, सिर्फ नायब तहसीलदार का फ़िलहाल कोई नहीं है। गाइड कर जी, तो तहसीलदार का जो है ना वो कन्फर्मेशन हो जाएगी 1-2 दिन में। वैसे मेरे ख्याल में जो मुझे पता चला है कि वो कन्फर्म ही है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी ऑफिशियल जो है ना वो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर तो कब तक एक्सपेक्टेड है? पिछली बार वाला तो नहीं होगा कि 2-2 साल बाद पेपर हो रहे हैं कि इस बार जरा नहीं, हरी नहीं, अप करेंगे? उसमें ज़रा ये प्रॉब्लम थी कि एक तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा थी और दूसरा जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, कोई पीपीएससी से अपने कोई इंटरनल इश्यूज़ बन गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा जो है ना वो इतना टाइम देंगे। मैक्सिमम आपको जो है ना ये 15 दिन देंगे अप्लाई करने के लिए, और मुझे लगता है कि विदिन 1 मंथ ये आपका पेपर ले लें, क्योंकि 9 तो सीट्स हैं। विदिन 1 मंथ आपका पेपर ले लेंगे और बड़ी जल्दी इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि 9 बंदे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जो है ना वो लेट करेंगे। सर तो आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम तो 127.75 मेरिट था, जी। तो इस बार आपकी क्या असम्पशन है? 9 सीटों पे कितना जाएगा? जाएगा मैं 1.5 पौने 2? मुझे ये काफ़ी लोगों ने पूछा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरिट को छोड़ें, आप लोग कम से कम टारगेट रखें 175 का। लीव करें 175। ये क्यों कह रहा हूँ? ये इस वजह से कह रहा हूँ कि इन केस अगर आपको इंटरव्यू में 50 नंबर देता है, 50 नंबर बड़े बड़े मुश्किल लिए जाते हैं तहसीलदार के इंटरव्यू में। लास्ट टाइम कोई राउंड अबाउट 350 बंदा जिन्होंने फेल किया था, 50 से कम था। सो 50 नंबर इन केस आपके लगते हैं इंटरव्यू में, आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपकी वैसे भी रिकमेंडेशन हो सकती है। तो कोशिश करें आपका रिटन बहुत बड़ा हो, जहाँ पे लोग जो है वो 100, मुझे लगता है कि मेरिट जो है ना वो तकरीबन 140 तक आपका रह जाएगा। 140 से 145 तक, इससे ऊपर मेरिट आपका नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए आप 175 पे खेल रहे हैं और कोशिश करें इससे भी अगर ऊपर जाया जा सकता है तो जाएँ। लेकिन कम से कम आपका 170, 175 अगर आपका रिटर्न है, तो देन डेफिनिटली आपको इंटरव्यू के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वैसे भी कॉन्फिडेंट होंगे और आपके फेल होने के चांसेस जो हैं वो इतने नहीं होंगे और रिकमेंडेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। डन हो गया सर। बस मैं यही है कि किसी दिन अगर टाइम हो तो थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द गोल्डन असल अपॉर्चुनिटी में आप मैं करता हूँ इसका कोई प्लान करता हूँ। असल में मेरा आजकल स्केड्यूल जो बड़ा बिज़ी, आपके ये टाइम अगली क्लास का मैं ले रहा हूँ, वैसे 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। सो इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ कोई प्लान और देन फिर आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। श्योर सर, श्योर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।